मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आप सभी का एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि ये जो हमारा डेमो सेशन है जिसके तहत आपको इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे याद रखना चाहिए, उसी सिलसिले में आज ये अगला डेमो प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है अकबर के दरबार के प्रमुख विद्वान। हालांकि अब आपके दिमाग में आएगा नवरत्न की बात, तो नवरत्न में चर्चा करेंगे। अभी जो इनके समय जो इतिहासकार हैं, जो स्रोत के रूप में अकबर के समय में हम जिन इतिहासकारों का नाम लेते हैं, आज उनकी चर्चा करूंगा। जरा ये देखिए कितना आसानी से, बिल्कुल सामान्य तरीके से आप अगर इस बात को समझ गए तो ऐसा ट्रिक बनाया हूं कि बिल्कुल आप इन इतिहासकारों के गुण को और इस ट्रिक से मैच कर सकते हैं। जरा देखिएगा, मैच कर सकते हैं। देखिए क्या है, पहला लिखा है अहमद ने अकबर को कंधे पर बैठा लिया। और आप जानते हैं भली भांत निजामुद्दीन अहमद अकबर का शुभचिंतक है, मतलब आलोचना नहीं करता है। जैसे कहते हैं नहीं भाई कि तुम तो यार उनको कंधे बैठा लिए हो, इसका मतलब आप उनको उनकी आलोचना नहीं करते। आप सब समझिए जरा सा, अहमद ने अकबर को कंधे पर बैठा लिया, तो अहमद से मतलब यहां पर है निजामुद्दीन अहमद। क्या नाम है? निजामुद्दीन निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, कंधे पर बैठा लिया। कंधे से तात्पर्य यहां पर है आरिफ कंधारी। ये दूसरे इतिहासकार हैं, आरिफ कंधारी। पहले आप नाम याद करिए। सवाल पूछ लेता है कि आरिफ कंधारी किसके समय में, तो क्या याद रखेंगे आप? क्या रहेगा आपका? अकबर। तो अहमद ने अकबर को कंधे पर बैठा लिया, यानी अहमद जो है, यानी निजामुद्दीन अहमद जो है, वो अकबर की आलोचना नहीं करते। क्लियर? पहली लाइन से ही आपने बिल्कुल पिन पॉइंट पकड़ लिया। जरा देखिए आगे, अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? बदायूनी ने अकबर को बदनाम कर दिया। और आप ये भी जानते हैं कि बदायूनी जो है वो क्या है? वो आलोचक है। बदायूनी क्या है? आलोचक है। किसका? अकबर का। यानी बदायूनी बदायूनी बदनाम, यानी इनकी आलोचना करता है। ये क्या करता है? ये इनकी आलोचना करता है। कौन? बदायूनी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्यार से समझिएगा। हम अभी नाम याद कर ले पहले। अबुल फजल और फैजी, अबुल फजल और फैजी, ये जो है आपके अबुल फजल और फैजी ने अकबर के गुण को बयां किया। क्या समझिए, देखिए दोनों भाई हैं, अबुल फजल भी हैं, फैजी भी हैं। फैजी बड़े भाई हैं, अबुल फजल छोटे भाई हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो बड़े भाई होते हैं उनकी गणित तेज होती है, ऐसे याद रखिएगा। फैजी बड़ा भाई है, अबुल फजल छोटा भाई है। अक्सर बड़े भाई की गणित तेज होती है, तो इनका गणित तेज था, इसलिए अकबर ने इनको अपने बेटे का शिक्षक नियुक्त किया था। अगर सवाल इस तरह से पूछेगा तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा कि फैजी या अकबर ने किसको अपने बेटे का शिक्षक नियुक्त किया था, तो फैजी को नियुक्त किया था। हालांकि फैजी इनके राजकवि हैं, मलिक उस सोहरा की उपाधि, तमाम तरह की बातें भी चर्चा करूंगा। अभी केवल आप नाम समझिए। तो अभी आप देख रहे हैं, तो ये बया से बायजीत, ऐसे आप देखिए यहां क्या लिखा है, अबुल फजल और फैजी ने अकबर के गुण को बया किया। तो बया से यहां है बायजीत बयात। बायजीद ये नाम है इनका, बायजीत जीद बयात, बयात। ठीक है, तो बायजीद बयात इनका नाम है। तो अबुल फजल, आप जानते हैं अबुल फजल जो इतिहास लिखता है अकबर का, इन जो किताब लिखा है इन्होंने अकबरनामा, तो वो अकबर की आलोचना नहीं है उसमें, उसमें उनकी प्रशंसा है। यानी बयां किया, कहते नहीं भाई आप हमारा गुणगान करिए, आप हमारे गुण को बयां करिएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो बिल्कुल एक इतिहासकार है बायजीद बयात, पुस्तक का नाम क्या है? तजकिरा ए हुमायूं एंड अकबर। ये किताब का नाम भी चर्चा करूंगा। तो इस तरीके से आपने
निजामुद्दीन अहमद, अहमद ने अकबर को कंधे पर बैठा लिया, बदायूनी ने अकबर को बदनाम कर दिया, अबुल फजल और फैजी ने अकबर के गुण को बयां किया। तो बयां से यहाँ ये दोनों आप जानते हैं, और बायजीद बयात। बस जो आपको मैंने छोटा सा एक पिन पॉइंट बताया अभी, आपको ध्यान रखिएगा कि फैजी बड़ा भाई था, और अक्सर देखिए घर में बड़े भाई की मैथ तेज होती है। फिलहाल मैंने जो अभी तक जज किया है, छोटे भाइयों की मैथ थोड़ी कमजोर होती है। चलिए आइए, अब आपकी है अच्छी तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा आपके साथ में है तो। अब आइए एक एक को जरा हम लोग समझते हैं। अभी तो आपने नाम याद किया, अभी क्या याद किया आपने? केवल नाम याद कर लिया। अब हम लोग जो है इनकी पुस्तक और इनके कार्य को देखते हैं। तो पहला नाम है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद को निजामी उपनाम जाना जाता है। इनका जो उपनाम है वो क्या है? निजामी। इनका उपनाम क्या है? निजामी है। तो इनकी जो किताब का नाम है तारीख ए निजामी। क्या नाम है? तो एक, चाहे आप कहिए तबकाते अकबरी और चाहे तारीख ए निजामी, दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। तबकाते अकबरी, ठीक है, या तारीख ए, इसी को तारीख ए निजामी भी कहते हैं। तारीख ए निजामी भी कहते हैं। तो कभी सवाल अगर पूछ दे, आप तबकाते अकबरी जानते हैं लेकिन आप जो है ये नहीं जानते हैं तारीख ए निजामी, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, जानते हैं बस आपको आपके माइंड में होना चाहिए। अरे यार ये कौन सी किताब पूछ दिया, ये तो पहली बार लग रहा है नाम सुना सुना। तो आप जानते रहिएगा निजामुद्दीन अहमद का उपनाम निजामी था, तो यही जो तबकाते अकबरी है यही जो है आपका तारीख ए निजामी के नाम से भी जानी जाती है यह पुस्तक। अब इस पुस्तक में उल्लेख क्या मिलता है? हमने जैसा बताया कि इस पुस्तक में अकबर की आलोचना नहीं की गई है, अकबर की बढ़ाई की गई। इसमें थोड़ा सा निजामुद्दीन अहमद के बारे में जान लीजिए। देखिए बदायूनी इनको अपना मित्र समझता था। एक है जो अकबर को ऊपर ले जा रहा है, एक है जो अकबर को बदनाम कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में मित्र हैं। बदायूनी और निजामी ये दोनों आपस में क्या हैं? मित्र हैं। ध्यान रखिएगा, यानी अगर कभी इस तरह सवाल कथन कांड में पूछ ले कि कौन था जो है आलोचना अकबर कर रहा है लेकिन वो बदायूनी का मित्र है, वो बदायूनी आलोचना कर रहा है लेकिन वो निजामुद्दीन अहमद का मित्र है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी बदायूनी जो है ये मित्र है किसका? अहमद का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब निजामुद्दीन अहमद की मृत्यु हुई थी तब बदायूनी ने कहा था इस संसार से एक मोती चला गया, ठीक है। इस तरह की बातें, अमूल रत्न या मोती इस संसार से चला गया, ऐसा स्टेटमेंट बदायूनी देता है निजामुद्दीन अहमद की मृत्यु के बाद। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जरा समझिएगा इनकी पुस्तक में और क्या जानकारी मिलती है। इनकी पुस्तक में जानकारी और क्या मिलती है वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक जो खलीफा का जो षड्यंत्र है, ये जो खलीफा षड्यंत्र क्या है समझिए जरा। यहां पे जब बाबर की जब मृत्यु हो रही है 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हो रही है। बाबर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किसको? हुमायूं को, और कहा था कि बेटा अपने भाइयों के साथ में उनका हक मत मारना, लेकिन तुम्हें मैं बादशाह बनाता हूं। लेकिन बाबर का जो बहनोई था मेहदी ख्वाजा, उसको ये जो खलीफा है वो षड्यंत्र करता है और उसको जो है बादशाह बनाना चाहता था। यानी बाबर के बहनोई को हुमायूं के स्थान पर निजामुद्दीन खलीफा ये जो है क्या करना चाहता है? ये चाहता है क्या करना? बादशाह बनाना चाहता था। तो ये जो षड्यंत्र है इसका उल्लेख कौन कर रहा है? उल्लेख कर रहे हैं इसका निजामुद्दीन अहमद, इसका उल्लेख करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल जो है इस तरह से आप चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात देखिएगा, ये अकबर के 39 वर्ष तक का इनमें इतिहास मिलता है। कब तक का इतिहास मिलता है? 39 वर्ष। तो अकबर गद्दी पर कब बैठा? 1556 ईस्वी में। 39 इसमें आप ऐड कर देंगे
तो 95 ईस्वी तक का इतिहास आपको आ जाएगा। कहां पे? निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी में। और निजामुद्दीन अहमद की जो तबकाते अकबरी है 39 वर्ष तक का वर्णन दे रही है, और ये 9 अध्याय में लिखी गई पुस्तक है। ये 9 अध्याय में लिखी गई पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद, ना से निजामुद्दीन, ना से 9 और 39, वहां भी देखिए लास्ट में 9। ऐसा कुछ दिमाग में बनाइए एक बार, क्योंकि अब ये सिली मिस्टेक सवाल हो जाएगा अगर आप इतना जानकारी जानने के बाद अगर आप ना जान पाए तो निजामुद्दीन अहमद जो किताब लिख रहे हैं वो 9 अध्याय किताब लिख रहे हैं, 39 वर्ष तक का वर्णन मिल रहा है। इसमें खलीफा के द्वारा जो षड्यंत्र है, यानी हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई, यानी अगर देखा जाए तो क्या होगा, हुमायूं के फूफा, भाई बहनोई का मतलब क्या हुआ, उनकी बहन का बेटा ना, सॉरी बहन के पति ना, और इधर बेटा है तो क्या हो जाएंगे, फूफा। तो फूफा को गद्दी बैठाना चाह रहा था ये इनका जो मंत्री है निजामुद्दीन खलीफा। ये खलीफा वो खलीफा मत समझिएगा, ये नाम है उसका, ये उसका नाम है। क्लियर? तो ये 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। और अब ये जो निजामुद्दीन अहमद हैं, इनको अकबर ने अपना मीर बख्शी बनाया था। क्या बनाया था? मीर बख्शी बनाया था। आप जानते हैं कि मुगल काल में मीर बख्शी का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। मीर बख्शी जो है मनसबदार और बादशाह के बीच एक मीडिएटर का काम करता था। यानी किस मनसबदार का मनसब यानी ओहदा बढ़ना है, किसका घटना है, कौन मनसबदार बादशाह से मिलेगा, यानी सेना के अलावा ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया था मीर बख्शी के। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पद दे दिया था किसने, अकबर ने निजामुद्दीन अहमद को। तो अब आप निजामुद्दीन अहमद की अहमियत समझिए। अब इतने बड़े पद पे देगा अगर अकबर, तो क्या अकबर की आलोचना करेगा? क्या नहीं करेगा। क्लियर? तो ऐसे बिंदुओं को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि चर्चा अभी और भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण बिंदु आप यहां से पूरा होता है। अगले पॉइंट देखेंगे अगर यहाँ पे, तो निजामुद्दीन अहमद पहला ऐसा इतिहासकार है जिसने अकबर के समय की प्रांतीय व्यवस्था का उल्लेख किया है। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, प्रांतीय व्यवस्था का उल्लेख करने वाला जो इतिहासकार है कौन है, निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, तो ये इतने बिंदु आप निजामुद्दीन अहमद से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ गए आपका आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी, कंधे बैठा दिया, मतलब यहां विद्वान का नाम क्या है, आरिफ कंधारी। तो आरिफ कंधारी इनका नाम है, और यही है आरिफ कंधारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। तारीख ए अकबर लिखा इन्होंने, किताब का नाम क्या लिखा इन्होंने, तारीख ए अकबर। तो तारीख ए अकबर किताब लिख रहे हैं। और आरिफ कंधारी क्या है, ये पानीपत के द्वितीय युद्ध के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार हैं। पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ है उसके क्या हैं, ये उसके हैं प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि पानीपत के प्रथम युद्ध का कौन प्रत्यक्षदर्शी है, गुरु नानक। ध्यान रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कंधारी है। किताब का नाम ही लिख रहे हैं तारीख ए अकबर। तारीख ए अकबर ये नाम लिख रहे हैं। चलिए अब अगला नाम देखते हैं हम लोग। बदायूनी ने अकबर को बदनाम कर दिया। अब आगे हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण इतिहासकार पे, इनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम है इनका, अब्दुल कादिर बदायूनी। इनका नाम बदायूनी क्यों पड़ा, बदायूनी इसलिए पड़ा था क्योंकि अकबर ने बदायूं में इनको 1000 बीघा जमीन दिया था बदायूं में। इसी वजह से इनका नाम एज ए मददमाज भूमि कैसी होती है, जो कर मुक्त भूमि होती है, जो धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती है। तो अकबर ने इनको 1000 बीघा जमीन दिया था। कहां पे, बदायूं में दिया था। तो इसीलिए इनको बदायूनी कहा जाता था, अब्दुल कादिर। तो जरा सोचिए, जब 1000 बीघा जमीन दे रहे हैं तो ये संबंध गड़बड़ कैसे हो गया। आप जानते हैं अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर किताबों का बड़ा बड़ा प्रेमी था। तो एक बार किताब ले गया एक बदायूनी और उसे खुआ दिया,
मुंह लटका के आया, अरे सरकार किताब तो खो गई। अकबर कहा चला जाए, आज के बाद दिखाई मत पड़े, तो हमारी किताब खोवाई दे है। यानी कहने का मतलब उस किताब की वजह से अकबर नाराज हो गया था और फिर कहा कि दरबार में आना मत, दोबारा अपना शकल मत दिखाना। देखिए एक एक अनपढ़ शासक किताब से कितना प्रमोह लग रहा है। और फिर जब किताब लिख रहा है अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उल तवारीख, तो ये अकबर के काल में किताब छिपा के लिखी गई है। इसका प्रकाशन कब हो रहा है? जब जहांगीर का राज्याभिषेक हो रहा है 1605 में, तब जाकर के इस किताब का प्रकाशन किया जा रहा है। किताब लिखी जा रही है कब? अकबर के कार्यकाल में। अगर सवाल पूछता है कि बदायूनी ने जो किताब लिखी मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख, ये किताब लिख रहे हैं, मुंतखब उल तवारीख किताब लिख रहे हैं। और इस किताब कब लिखी जा रही है? अकबर के कार्यकाल में। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? जहांगीर के राज्याभिषेक के समय। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। लिखी गई है ये अकबर के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में भाई? अकबर के कार्यकाल में लिखी गई है। इसका लेकिन प्रकाशन कब हुआ है? जहांगीर के समय। ये एक अच्छा सवाल बन जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो प्रकाशन और लेखन दोनों बातें की जा रही यहां पे। तो ये आप चलिए एक बात और समझिए जरा सा। आपने देखा भी 1000 बीघा जमीन दे रहे हैं। हमने भी कहा कि मदद एमाज के रूप में दे रहे हैं। धार्मिक मदद मात किस रूप में दी जाती है? धार्मिक कार्यों के लिए। अकबर ने इन्हें इमाम का पद दिया था। इमाम जानते हैं, जो मस्जिदों में नमाज अदा कराते हैं उन्हें इमाम बोलते हैं। इमाम साहब बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इन लोगों का, धार्मिक पद है ये। तो इन्हें इमाम भी बनाया था। किस पद पे बनाया था? इमाम। लेकिन उस किताब के कारण नाराज हो गया था अकबर। ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन अहमद को मीरबख्शी का पद, महत्वपूर्ण पद, बदायूनी को 1000 बीघा जमीन और इमाम का पद, तब किसको दे रहा है? ये बदायूनी को दे रहा है। पुस्तक लिखी जा रही है अकबर काल में, प्रकाशन हो रहा है जहांगीर काल में। इमाम का पद भी दिया था, 1000 बीघा जमीन भी दे रहा है अकबर बदायूनी को। अब इस बदायूनी जो किताब लिखा है, चूंकि ये अकबर को खुश करने के लिए नहीं लिखी गई, इसमें अकबर की आलोचना की गई। हमने क्या बताया? बदायूनी ने अकबर को बदनाम कर दिया, ऐसे याद रखिएगा। तो इसमें अकबर के जो भी धार्मिक कार्य हैं उनकी आलोचना की जा रही। बदायूनी यहां तक कह दे रहा है कि अकबर मस्जिद को अस्तबल में तब्दील कर दे रहा है, दाढ़ी बना ले रहा है। ऐसा उल्लेख कौन कर रहा है? बदायूनी कर रहा है। ऐसा उल्लेख कौन कर रहा है? बदायूनी कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी अकबर की जो है इस किताब इनके संदर्भ में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो ये आपका बदायूनी के बारे में हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है। अब आ गया बड़ा दो नाम, अबुल फजल और फैजी, दोनों भाई हैं। जैसा मैंने अभी कहा, शेख मुबारक इनके पिता हैं, जिन्होंने मजहर की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में। घोषणा नहीं, प्रारूप बनवाया था। हालांकि घोषणा तो अकबर करेगा जब वो धार्मिक मामलों का प्रमुख बन जाता है 1579 में। उसी शेख मुबारक के दो बेटे हैं, अबुल फजल और फैजी। तो यहां पर शेख मुबारक के दो बेटे हैं, अबुल फजल हैं। तो तीनों का रोल आपको दिखाई पड़ेगा। तीनों का रोल क्या दिखाई पड़े? देखिए, ये शेख मुबारक हैं जिनसे अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार करवाया था। मजहर क्या था आप जानते हैं? मजहर जो है इस प्रारूप के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा अकबर राजनीति के साथ साथ में धार्मिक मामलों का भी सर्वे सर्वा हो गया था, प्रमुख हो गया था, वन एंड ओनली हो गया था। ठीक है, क्योंकि अकबर को लग रहा था कि ये जो रूढ़िवादी जो तबका है मुस्लिम वर्ग का, वो न्याय सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शेख मुबारक से करवाया था। अबुल फजल छोटे भाई हैं और फैजी बड़े भाई हैं। ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अभी देखिएगा कैसे सुभान अल्लाह। तो फैजी जो है ये आपका ये गणित इनको अच्छी आती, जबकि ये हैं क्या?
ये है राजकवि बनाया जाएगा। फैजी को अकबर ने अपना राजकवि बना लिया था, अपना राजकवि बना लिया था, और इन्हें मलिक उस सोहरा की उपाधि दिया था। क्या उपाधि दिया था? मलिक उस सोहरा की उपाधि दिया था, मलिक उस सोहरा की उपाधि दिया है। फैजी बड़े भाई है, राजकवि बनाते हैं। आप जरा समझिए इनका, यही आप अगर एक बात पकड़ लीजिए तो एक किताब है भास्कराचार्य की लीलावती। तो लीलावती जो किताब है वो गणित पर आधारित है ना। तो इस गणित लीलावती का फारसी में अनुवाद कौन करेगा? अरे जिसको गणित आएगी वही तो करेगा। गणित किसको आती थी? कौन है अकबर के बेटे का गणित का टीचर? फैजी। तो लीलावती का फारसी में अनुवाद कौन कर रहा है? फैजी कर रहा है। एक बार ऐसे समझिएगा, यानी लीलावती का अनुवाद कौन करेगा भाई? तो लीलावती का अनुवाद करेंगे आपका फैजी साहब करेंगे। एक पॉइंट बदायूं में देखिए मिस हो गया मुझसे, रामायण महाभारत ऐसी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया। हालांकि भी बहुत सारे बिंदु हैं जो चर्चा बीच बीच में होती रहेगी। ये आपको देखिए, ये क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, ये आपको एक तरह से ट्रेलर है, ये पिक्चर अभी बाकी है। ये क्या है? ये सिर्फ ट्रेलर है आपका, पिक्चर पूरी अभी चलेगी अलग से, तो वो अलग मुद्दा है। यहां समझिए जरा सा। तो लीलावती का अनुवाद कौन करेगा? रटना नहीं पड़ेगा आपको, आप एक बार बस समझिए। फैजी बड़े भाई हैं, बड़े भाई को गणित आती थी, अकबर ने इनको अपना गणित का, अपने बेटे के लिए गणित का टीचर बनाया, नियुक्त किया था, और यही आगे चल करके फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद भी किया है। क्लियर? अब देखिए जरा सा, छोटे मियाँ आ गए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो अबुल फजल हैं सुभान अल्लाह। आप जानते हैं दोनों भाई ये अकबर के नौरत्न में भी शामिल है, ये भी आपको पता है। वो चर्चा नौरत्न वाली करेंगे हम लोग, बताएंगे आपको। जरा देखिएगा, अबुल फजल किताब लिख रहे हैं अकबरनामा। क्या किताब लिख रहे हैं भाई? किताब लिख रहे हैं अकबरनामा, और इसके 3 भाग हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं, और जो तीसरा भाग है यही है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है आपका, ये तीसरा भाग जो है इसका, यानी 1, 2 और 3। तो ये जो 3 है आईने अकबरी, ये आपका इनका तीसरा भाग है। और फिर आईने अकबरी 5 भागों में है, फिर आईने अकबरी 5 भागों में है। अब ये जो 5वां भाग है आईने अकबरी का, इसमें अकबर के नैतिक उपदेश है। अकबर के जो नैतिक उपदेश दिया है अकबर ने, वो 5वें भाग में है। कभी सवाल अगर चर्चा अगर अंदर पूछता है तो ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए कैसे याद करेंगे अब, 5 ना, मुट्ठी बंद। कई बार आदमी नैतिक उपदेश देकर अपनी मुट्ठी मजबूत कर लेता है, वही तो अकबर कर रहा है। 5वें भाग में, आईने अकबरी के 5वें भाग में, अकबरनामा को 3 भाग, तीसरा भाग आईने अकबरी। उस आईने अकबरी का जो 5वां भाग है वो नैतिकता से संबंधित है। अकबर उसमें नैतिक उपदेश दे रहा है। तो आप जानते हैं, आप अशोक को देखिए, अशोक भी तो नैतिक उपदेश के माध्यम से पूरा साम्राज्य चला ले रहा है ना। आप देखिए, अगर कलिंग युद्ध के बाद, उसके बाद कहां युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अपने वो धर्म, अपने नैतिक उपदेशों के दम पर शासन कर रहा है। यहां भी देखिए आईने अकबरी के 5वें भाग में पूरा अकबर के नैतिक उपदेश हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये नया सवाल है, मजेदार सवाल है ये, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि अकबरनामा और आईने अकबरी का अनुवाद किसने किया था? तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। आईने अकबरी और आप किताबों कैसे आप अनुवाद याद रखेंगे? देखिए, अकबरनामा का अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था। हेनरी वेबरिज ने किया था। कब किया था? 20वीं सदी में। 20वीं सदी में बेवरिज, ऐसे याद रखिएगा, अकबरनामा का 20वीं सदी में अनुवाद बेवरिज ने किया था। अब आईने अकबरी का ब्लॉकमैन, कैसे? यानी आप ऐसे समझिए, अकबरनामा का 3 भाग है जैसे इसमें, तो ये जो तीसरा ब्लॉक है वही तो आईने अकबरी है। एक बार जरा समझिए, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वही तो आईने अकबरी है। जो तीसरा ब्लॉक है, जो तीसरा ब्लॉक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ब्लॉकमैन। क्या याद रख सकते हैं?
ब्लॉकमेन और जैरेट, ब्लॉकमेन, ब्लॉकमेन और जैरेट, ब्लॉकमेन और जैरेट, ये आईने अकबरी का अनुवाद किया है इन्होंने। तो अकबरनामा का अनुवाद बेबरिज ने 20वीं सदी में, और अकबरनामा का और आईने अकबरी का ब्लॉकमेन। ऐसे याद रखेंगे, ये कौन सा ब्लॉक है? तीसरा वाला ब्लॉक, ठीक है। तो जैरेट और ब्लॉकमेन ने इसका अनुवाद किया है। अब अकबरनामा में मिलता क्या है? अब आप देखिए, तो आपने बताया जैसे कि अकबर, अबुल फजल और फैजी ने अकबर के गुण को बयां किया, मतलब उनका अच्छा बताया है, उनकी आलोचना नहीं करता है। अकबर को क्या कहता है? फर्रे इजीदी कह रहा है। अकबर के राजत्व का उल्लेख करने वाला कौन है? अबुल फजल। उसे जो राजत्व का जो दैवी कंसेप्ट है वो कौन दे रहा है? अबुल फजल दे रहा है, उन्हें दैवी प्रकाश से युक्त बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी, अबुल फजल बता रहा है। अबुल फजल हुमायूं क्या बताता है? इंसान एक कामिल, ये कामिल इंसान है, कहते हैं इंसान एक कामिल, मतलब इंसानों में ये काबिल है। इसके अलावा अकबर के दरबार के जो कवि हैं, जो चित्रकार हैं, वो कहता है उनके दरबार में 59 कवि हैं। अपने भाई को राजकवि बताता है, अपने बड़े भाई को राजकवि कहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 17 चित्रकारों की चर्चा करता है, जिसमें कहता है अबुल फजल कि 13 चित्रकार हिंदू थे, ऐसा भी उल्लेख कर रहा है अबुल फजल, ठीक है। तो ये तमाम तरह की जानकारी अबुल फजल से भी आपको मिलती है। हालांकि अभी और चर्चा होगी, और भी बातों पे, मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। बस एक आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूं, ऐसे आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ने का प्रयास करिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, बायजीद, बायजीद बयात, अगला जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ बायजीद बयात का। तो बायजीद, बायजीद बयात, बायजीद, बायजीद बयात ये नाम है। तो बायजीद बयात ने जो किताब लिखी है, वो किताब क्या लिखी है? तजकिरा ए हुमायूं व अकबर, तजकिरा, तजकिरा ए हुमायूं व अकबर, तजकिरा ए हुमायूं एंड अकबर, ठीक है। तो तजकिरा ए हुमायूं लिख रहा है, तजकिरा ए हुमायूं व अकबर। हमने बताया कि बायजीद बयात ये भी किताब लिख रहे हैं, और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अकबर की आत्मकथा जीवनी लिख रहे हैं। अकबर की जीवनी लिखने वाले ये पहले इतिहासकार हैं। तो ये पॉइंट एक बात ध्यान रखिए, भाई पूछा नहीं गया है, ये सवाल पूछ सकता है। अकबर की जीवनी लिखने वाले पहले इतिहासकार, जीवनी लिखने वाले पहले इतिहासकार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जो है इस तरीके से आप निजामुद्दीन अहमद और बदायूनी, अबुल फजल, फैजी और बायजीद बयात, ऐसे जो इतिहासकार थे, विद्वान थे, वो अकबर के कार्यकाल के थे। हालांकि अभी बहुत सारे बिंदु बचे हैं इसे बताने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट करके दे रहा हूं आपको, उद्देश्य है आपको ये दिखाना, ये तरीका समझिए, ये पैटर्न पकड़िए, वो शैली अपने अंदर डेवलप करिए, तो फिर आप बहुत आसानी से चीजों को एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि चलिए शाम को मुलाकात होगी फिर प्रैक्टिस सेशन में भी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रयास करिए इस पैटर्न को फॉलो करने का, बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही इस सेशन में। अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।